द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ इंडिया से शरीक गुफ्तगू हैं सोनम महाजन। इस दफ़ा बड़े अरसे के बाद आई हैं। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी शकील जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आजकल इंडिया में बड़े प्रोटेस्ट, अभी तो खैर ख़त्म हो गया वो, लेकिन पिछले दिनों बहुत प्रोटेस्ट रहे। नौजवान जो थे कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से बड़ा वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और पाकिस्तानी अवाम में, पाकिस्तानी नौजवानों में भी बड़ी इंटरेस्ट ली जा रही थी। तो आपने कैसे देखा उन प्रोटेस्ट्स को, और अब इनका क्या फ्यूचर है? जी, मैंने देखा कि पाकिस्तान में बड़ी दिलचस्पी के साथ हिंदुस्तान में ये जो प्रोटेस्ट चल रहे थे, इनके ऊपर नज़र रखी जा रही थी। पाकिस्तान का मीडिया भी हर एक छोटी से छोटी क्लिप वहाँ पे उसको टेलीकास्ट किया जा रहा था कि देखें हिंदुस्तान में आखिरकार जो है लोगों ने हिम्मत कर ही ली, और फिर एक जो डिक्टेटर का रेजीम चल रहा है, लोग उसको चैलेंज कर रहे हैं, और हमारी जो है पूरी पूरी सपोर्ट है हिंदुस्तान की जो जेन ज़ी है उसके साथ। तो बड़ी अच्छी गेम आपकी एस्टैब्लिशमेंट ने खेली। उन्होंने टीवी मीडिया को तो पूरा इसी तरफ लगा दिया कि जो पीओजेके में हो रहा है उसको तो आप रखें साइड पे, जो हिंदुस्तान में हो रहा है उसको पूरा दिन दिखाएं कि देखें जी वहाँ मोदी की तानाशाही में क्या क्या हो रहा है, बच्चों पे लाठियां चल रही हैं और बच्चों पे वो क्या कहते हैं, पानी के स्प्रे किए जा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या किया जा रहा है। उनको इतनी शर्म नहीं आ रही थी सोचते हुए कि वहां पे तो बच्चों के ऊपर पानी डाला जा रहा है, हमारे यहाँ पे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं पीओजेके में, उनके ऊपर तो सीधे गोलियां दागी जा रही हैं। आपका जो मीडिया है बिल्कुल खामोश था। इनफैक्ट आपके कुछ यंग बच्चों के मैंने ऑनेस्ट टेक्स भी देखे। उसमें से एक लड़की थी, कोई कॉलेज स्टूडेंट ही थी वो, शायद किसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से उसकी उसका था उनके साथ लिंक, और उसने एक्स पे ही डाल रखा था कि जो आजकल जो हमारे जो लोग हैं वो हिंदुस्तान में जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, पर जब हमने यहाँ पे कभी एक बार कुछ डेमोन्स्ट्रेशन किया था तो यही लोग थे जो हमें कह रहे थे कि आप हिंदुस्तानी एजेंट हैं और जो आप जो है मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं और आप किसी फॉरेन एजेंडा पे काम कर रहे हैं। जी, फ्यूचर तो देखें ये है कि जो भी इनकी डिमांड्स थी, इमीडिएट डिमांड्स थी, उनका एक डिमांड ये था कि जो हिंदुस्तान के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो रिज़ाइन करें, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। दूसरा उनका ये था कि जो बच्चे हैं, जो मुज़ाहिरीन हैं, उनके ऊपर कोई भी जो ऐसे कोअर्सिव एक्शन नहीं होना चाहिए पुलिस की तरफ से जब ये बंद हो जाते हैं प्रोटेस्ट उसके बाद। और शायद हुकूमत की तरफ से उनको कहा भी गया था कि इसी तरह से होगा, पर ऐसा होता है कि जो पॉलिटिशियंस जो आपको एश्योरेंसेस देते हैं ना, कानून इस तरह से काम नहीं करता। अगर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो पुलिस को एक्शन लेना ही पड़ता है। वो बाद में उसको रिपोर्ट को डाइल्यूट करें, क्या करें, कितनी ज़्यादा परसू करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। जो लोग आई थिंक जो कैमरा में जिनके फुटेजेस हैं, जिन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया है या फिर जो इन्वॉल्व थे स्टोन पेल्टिंग वगैरह पे, उसके ऊपर अभी भी थोड़ा सा जो एक्शन है वो चल रहा है। साथ ही साथ उनकी एक डिमांड ये थी कि जो बच्चे जिन्होंने सुसाइड्स किए एग्जाम ये पेपर लीक की वजह से, उनको जो है कॉम्पनसेशन दी जाए। वो भी हुकूमत ने मान लिया था, पर उसके ऊपर भी अभी जो है फिर से वो बैक एंड फोर्थ चल रहा है कि आप कब देंगे, इम्प्लीमेंटेशन कब करेंगे, ये सब बातचीत हो रही है। बट नेवरदलेस आई थिंक एक चीज जो हम सबको इसमें से समझ में आई है पूरे प्रोटेस्ट को देख के, कि जो इंडिया है, जिस तरह से हमारे देश की आजकल प्रोजेक्शन की जाती है ना कि पता नहीं वहां तो डेमोक्रेसी ही नहीं है और जो एक तानाशाह है और किसी को कुछ कहने की इजाजत नहीं है, तो एक बड़ी रिजिलियंट डेमोक्रेसी हमारी निखर के आई है इसमें। और हमने देखा कि किस तरह से मतलब बिल्कुल कोशिश की गई कि प्रधानमंत्री का जो घर है उसके ऊपर भी चढ़ाई कर दी जाए। मतलब बहुत सारे पॉलिटिशियंस थे, शायद वो पॉलिटिकल एक्टर्स बहुत इन्वॉल्व हो गए, और कहने को तो लोग बहुत कुछ कहते हैं कि शायद समबडी ट्राई टू पुल अ वांटेड टू पुल अ शेख हसीना ऑन प्राइम मिनिस्टर मोदी। बट जो सिचुएशन है उसको बड़े अच्छे से हैंडल कर लिया पुलिस ने और सारी डिमांड्स भी मान ली, और इवॉल्विंग सिचुएशन है, देखते हैं कैसे होता है। हम तो देखें बच्चों के साथ हैं बिल्कुल, उनकी जो भी डिमांड्स थी बिल्कुल लेजिट थी। और आई होप कि जो पाकिस्तान के बच्चे भी हमारे जो बड़ा सपोर्ट कर रहे थे हमारे यहाँ के बच्चों को, वो भी थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं। दूसरों के यहाँ पे तो आप भगत सिंह देख के बहुत खुश होते हैं ना कि इनके घर में भगत सिंह पैदा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, रेवोल्यूशन लेके आएगा। तो थोड़ा सा वो अपने घर में भी ये दिखाएं हमें कि उनके अंदर कितना जज्बा है। पाकिस्तान के लोग भी बड़े रेजिलियंट है, इतने सारे कूज को उन्होंने फेस किया है, उन्होंने भी बाहर निकल के बात की है। बट आजकल जो हो रहा है वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि जो पीओजेके में हो रहा है उसके बावजूद जो अदर प्रोविंसेस में लोग हैं पाकिस्तान के,
वो बिल्कुल उन्होंने खामोशी इख्तियार की हुई है। ऐसे लग रहा है कि उनको लग रहा है हमारे साथ कभी नहीं होगा। बलूचिस्तान में हो चुका है, केपी में हो चुका है, और अगर पंजाबीज़ को याद है तो उनके साथ भी हुआ था ना हाल-फिलहाल में मुरीदके में क्या हुआ था। तो बड़ा हम्म। आसान होता है दूसरी कंट्रीज़ के जो फ़ॉल्ट लाइन्स होते हैं उनको देख के मज़े लेने का, वो अलग बात होती है, और खुद कुछ थोड़ी-सी हिम्मत दिखाना अलग बात होती है। अच्छा, पाकिस्तानी कश्मीर में जो प्रोटेस्ट हुए हैं, उनको इंडियन गवर्नमेंट ने कैसे देखा और मीडिया कैसे कवर कर रहा है उनको? देखिए, प्रोटेस्ट तो अभी चल ही रहे हैं, और हम्म। इनफैक्ट अब चीज़ें जो हैं वो और ख़राब ही होंगी। हालाँकि टू बी ऑनेस्ट मैंने कुछ लोगों से बात की जो ग्राउंड पे मौजूद हैं पाकिस्तान में, जिनकी जो पीओजेके के ही रेज़िडेंट्स हैं, बट अभी जो हैं वो कोई किसी प्रोविंस में रह रहा है, कोई किसी प्रोविंस में रह रहा है। उनका कहना तो यही है कि बातें कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी, किसी तरह से जो पाकिस्तान की हुकूमत भी है वो हमारी डिमांड्स मान लेगी। जो उनका मेन जो एक डिमांड है, वो जो 12 जो सीटों की डिमांड है, जो हम्म। वो लोग कॉन्टेस्ट करते हैं उसके ऊपर, जो हिंदुस्तान से हिजरत करके गए हैं जम्मू कश्मीर से वहाँ पे, और उनके आगे जो वोटर्स हैं वो भी रेफ्यूजी वोटर्स हैं। तो जो पीओजेके के लोग हैं, उनको लगता है कि ये जो लोग हैं ये पाकिस्तान के लोग हैं, और ये बिल्कुल जो है इन्होंने हमारा जो यहाँ का निज़ाम है उसको कंट्रोल करके रखा है, और सारे जो फैसले हैं वो सारे हमारे इस्लामाबाद में हो रहे हैं, और हमारे कख पल्ले कुछ है नहीं। तो उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी चाहिए। अब जो डिमांड्स हैं वो बड़ी लेजिटिमेट हैं, और जो हिंदुस्तान की हुकूमत है उसका मौक़िफ़ तो यही है कि इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो लोग जो है हिंदुस्तान की हुकूमत से भी सवाल पूछ रहे हैं कि भाई अभी तो बड़ा अच्छा मौका है, तो आप अभी क्यों नहीं चढ़ाई कर देते? अभी तो मौका है, हम्म। आप पीओजे के वापस ले लो। बट एज़ दे से कि वो कहने की बातें कुछ और होती हैं, और जो सियासत के जो अमली तकाज़े होते हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। एक चीज़ है कि हम वी कंटिन्यू टू स्टेक क्लेम कि हाँ, पीओजे जो है हमारा हिस्सा है, और ज़ाहिर बात है जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन प्रिंसली स्टेट ने साइन किया हुआ है, और वो हिंदुस्तान के साथ बिल्कुल लीगली आके उन्होंने एनेक्स किया है। तो ये तो उस रियासत का ही हिस्सा है ना, तो ये तो हिंदुस्तान का ही हिस्सा है। बट अ, हमारे यहाँ पे आई थिंक इसको थोड़ा कॉशियसली देखा जा रहा है। इस तरह से भी थोड़ा गवर्नमेंट का एक नज़र इस तरफ भी है कि देखिए बहुत ज़्यादा भी चीज़ें खराब नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनको जो क्राइसिस मैनेज करना पड़ता है ना, वो सिर्फ बैठ के टीवी पे बयान नहीं दे सकते। उनको क्राइसिस मैनेज करना पड़ता है। अगर आप मान लें कि एलओसी हॉट हो जाती है, या फिर इतनी ज़्यादा कत्लो-गारत शुरू हो जाता है, अभी भी कोई कम नहीं हो रहा है, पर अगर इतना ज़्यादा शुरू हो जाता है कि भाई हज़ारों लोग जो हैं वो एलओसी पे खड़े हो जाते हैं कि हमें इस तरफ करो, और आप तो हमारा ही हिस्सा है। तो फिर आपके लिए तो एक इमीडिएट चैलेंज आ गया। सो आई थिंक दे आर लुकिंग एट इट वेरी कॉशियसली, और जो बॉर्डर पे फ़ौजें वगैरह भी तैनात हैं, उनको भी शायद एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए गए होंगे कि आपको ध्यान रखना है। बाकी टीवी पे तो जो चलता रहता है, वो चलता ही रहता है। आप हमारी फ़ॉल्ट लाइन्स दिखाते हैं, हम आपकी दिखाते हैं, ऐसे ही होता है। हम्म। अच्छा, आपने कहा कि इंडिया में तानाशाही नहीं है। अच्छा, रिसेंटली मेरे ख्याल 1.5 साल पहले कोई 25 किताबों पे बैन लगा कश्मीर में, जिनमें मेरा ख्याल है एजी नूरानी की किताब भी शामिल थी, जो कश्मीर डिस्प्यूट पे एक मेरे ख्याल में अच्छी किताब है, और यहाँ कराची में भी वो पब्लिश हुई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने छापा। तो वाई वर सो मेनी बुक्स बैंड आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम? मेरा ख़्याल है हम लोग जो है ना, हम आपसे भी कुछ चीज़ें जो है सीख रहे हैं, ठीक है? हम्म। और मैं आप पे कोई पर्सनली इल्ज़ाम नहीं दे रही, बट जैसे जब मुसलमान इस तरह की बातें पूछते हैं ना कि भाई आप हम्म। अगर इसी यही आपका एक पैरामीटर है ये मापने का हम्म। कि किसी मुल्क में डेमोक्रेसी है कि नहीं है, कि आपने कोई किताब क्यों बैन की है। अब जो हम्म। इसके रीज़न्स होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। कई लोग किताबें सिर्फ़ इसलिए बैन करते हैं कि उनको लगता है कि जी जिन लोगों जो हमारे रिवर्ड फिगर्स हैं, या फिर एक रिलीजियस उसका वो जायज़ा लेते हैं कि हमारी फीलिंग्स हर्ट हो जाएँगी। अब जो स्टेट्स होती हैं उनको कई बार टफ मेजर्स इसलिए भी लेने पड़ते हैं कि ये नहीं होता है कि किसी की फीलिंग्स हर्ट हो जाएँगी। पर ऐसा मटेरियल आप नहीं चाहते कि आपकी आवाम कंज़्यूम करे जिससे वो इंडोक्ट्रिनेट हों। बट अगर आप मेरी ज़ाती राय पूछेंगे तो मुझे लगता है कि कुछ बैन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसने पढ़ना है आजकल के दौर में वो पढ़ सकता है। और अगर आप जब कुछ बैन करते हैं तो लोगों की क्यूरोसिटी जो होती है वो कम नहीं होती है, वो बढ़ती है। तो वो ज़्यादा उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। बट आई थिंक अगर इस तरह के मेजर्स लिए गए हैं तो वो नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से लिए गए होंगे, ना कि एक नज़रियाती उसका। आई डोंट थिंक दैट्स द केस। बट मेरी ज़ाती राय यही है कि बैन नहीं करना चाहिए अनलेस ऑफ कोर्स समथिंग इज़ लाइक रियली प्रोपेगेटिंग और प्रमोटिंग वायलेंस। तो वहाँ पे जो है ना आपको एक रेड लाइन जो है उसको ड्रॉ करना पड़ता है।
बाकी जी फॉल्स नैरेटिव्स अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ किसी ने फॉल्स नैरेटिव कुछ है, इसको हम ब्लॉक कर देते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे जो लोग हैं वो भड़क जाएं या वो गलत चीजें पढ़ें, तो अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ ही लेंगे। जी। और खास तौर पे इन दिस डे एंड एज किसी किताब पे बैन करना जो है मेरे ख्याल में बहुत ही काउंटर प्रोडक्टिव है। पहले भी इट हैज नेवर सर्व्ड इट्स पर्पस। स्पाई कैचर एक बुक थी जो जिसपे यूके में बैन लगा, तो हम्म। वो किताब इतनी ज्यादा मशहूर हुई कि बैन ना लगता तो इतनी मशहूर ना होती। वो अमेरिका से जो भी फ्लाइट आती थी उस पे जनाब वो हम्म। भर भर के लोग वो किताब लाते थे। तो ये मेरे ख्याल में जो है ना पाकिस्तान में भी बहुत है, ये नहीं मैं कह रहा कि हमारे यहाँ बुक्स बैन नहीं होती। अब जैसे इंडिया के एक बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर थे मौलाना वहीदुद्दीन, उन्होंने ब्लेस्फेमी पे एक डिसेंटिंग पर्सपेक्टिव से किताब लिखी हम्म। और मेरे ख्याल में अच्छी किताब है वो, वेल रिसर्च बुक। लेकिन उस पर फौरन बैन लग गया पाकिस्तान में। हालांकि हम्म। उससे एक अच्छी डिस्कशन का, बैलेंस डिस्कशन का आगाज हो सकता था। यू डोंट हैव टू एग्री विद एवरीथिंग दैट ही रोट, लेकिन उस पर कोई हम्म। डिबेट तो हो सकती थी। ही वॉज अ वेल नोन स्कॉलर, एमिनेंट स्कॉलर, लेकिन उस पर हमने बैन लगा के वो रास्ता बंद कर दिया। बट ये अच्छा तो जी ये बड़ा एक टची टॉपिक है ना पाकिस्तान के जी लिए, ब्लास्फेमी तो वैसे भी ये एक नो गो जोन है ज्यादातर लोगों के लिए भी। तो आई डोंट नो, आई मीन उस पे आप कितना ज्यादा आप तवक्को रख सकते हैं हुकूमत से कि वो आपको थोड़ा सा एक एकेडमिक इंक्वायरी का मौका देंगे या डिबेट का मौका देंगे, बिकॉज दैट्स नो गो टेरिटरी इन पाकिस्तान। नहीं, लेकिन उस पे जो है एकेडमिक तरीके से बात तो हो सकती है ना। गवर्नमेंट के लिए जी। भी तो मुश्किलात हो जाती है ना कि जब आप ब्लैंकेट बैन लगाते हैं और फिर देखिए अब तक ब्lasphemy की जितनी भी सजाएं दी हैं कोर्ट्स ने, किसी पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। तो वो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में जाके या हाई कोर्ट में जाके इक्विटल हो जाता है। ये अलग बात कि वो इक्विटल अगर हो भी जाए फिर भी उस मुलजिम की जान हम्म। जो है वो खतरे में ही रहती है। तो देखिए, जी अब जी एक एक चीज मेरे जो दिमाग में आ रही थी कि ये लोग तो खुद ही इस चीज को वेपनाइज करते हैं ना। पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसके पास भी जो सबसे बड़ा वेपन है वो यही है। जब उनको लगता है कि किसी को फंसाना है या जिसको जो ऐसे नहीं फंस पा रहा है उसको कोई और तरीके से फंसाएं, तो ये ब्लास्फेमी का जो टूल है पाकिस्तान में बड़े आराम से इस्तेमाल हो जाता है। और इसके जो विक्टिम्स है वो सिर्फ नॉन मुस्लिम्स नहीं है, ये मुसलमानों के साथ भी होता है। और आई पर्सनली नो पीपल हु बीन अ विक्टिम ऑफ इट। ठीक है, तो ये तो आपकी जो हुकूमत है वो खुद वेपनाइज करती है, उनका खुद का सबसे बड़ा टूल है ये। अगर इस पे ओपन डिबेट होने लगेगी या फिर लोग जो है एक रैशनल इसका जायजा लेने लगेंगे, और अगर वो इस्लामी नजरिए से भी इसको देखें, तो इस्लाम में भी कहीं नहीं कहा गया है कि जो ब्लास्फेमी है सबसे पहले ये तो अप्लाई ही मुस्लिम्स पे होता है, ये तो नॉन मुस्लिम्स पे अप्लाई ही नहीं होता। जो अल्लाह को मानने वाला ही नहीं है वो उसको उसके लिए ना तो वो कोई डिसरिस्पेक्ट वो करे ना वो रिस्पेक्ट करे, वो तो वैसे ही न्यूट्रल है ना। तो ये तो लॉ जो है इस्लाम के हिसाब से भी ये मुसलमानों पे ही अप्लाई होता है, बट इसको अप्लाई किया जाता है नॉन मुस्लिम्स पर भी, और ज्यादातर उन्हीं पर अप्लाई होता है पाकिस्तान में। ऑफ कोर्स मुस्लिम्स पर भी होता है, बट नॉन मुस्लिम्स आपको पता है उनके लिए तो पाकिस्तान में मतलब आपका किसी से झगड़ा भी हो गया है तो हाँ भाई इसको ब्लास्फेमर बना दो। तो अगर खुल के इस पे डिबेट होने लगेगी तो जो लोग इस तरह की तंजीमात बनाते हैं, जैसे ये तहरीके लबैक हो गया, मतलब इट्स एन ओपन सीक्रेट इनको कौन लोग लेके आए थे, कौन लोग इनको सड़कों पे 500-500 रुपए पकड़ाते थे। तो ये क्या हमें पता नहीं है कौन लेके आया था इनको, और आज उनको ही इनका मुंह बंद कराना पड़ा। सो आई थिंक पाकिस्तान को अपनी हिस्ट्री से थोड़ा सीखना चाहिए कि अपने लिए कम से कम फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर्स आप जो है ना उनको बनाएं, क्योंकि फिर उनको जब आपको डिसमेंटल करना होता है ना तो उस पे स्टेट के रिसोर्सेज भी लगते हैं, और जाहिर बात है लोगों में जो है आपने पहले उनको खुद ही वो चीजें सिखाई हैं, फिर आपको उनको वही काम करने से जब रोकते हैं तो एक डिसोनेंस क्रिएट होता है ना। तो उनको आप कंफ्यूज्ड इंडिविजुअल्स पैदा कर रहे हो, या तो आप उनको शरिया की तरफ ले जाएं या तो आप वही निज़ाम अपने यहाँ बना लें जो अफगानिस्तान में है, क्योंकि आप लोगों को अच्छा भी वही लगता है कि अफगानिस्तान में वही हो। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप अपने नेबर के लिए कुछ चूज करें, अपने लिए कुछ चूज करें, और स्पेशली जब वो भी मुसलमान हैं आप भी मुसलमान हैं। आज तो डीजी आईएसपीआर ने बड़ी सारी बातें भी की हैं अफगानों के हवाले से कि किस तरह से ये हिंदुस्तानियों के साथ दोस्ती कर सकते हैं, वो तो काफिर हैं, और पता नहीं क्या क्या किस किस किस्म की उन्होंने बातें की हैं। अच्छा, आपने मेरे ख्याल में रकम जो है ना ये 500-500 कह के कम कर दी। 1000-1000 रुपए मेरे ख्याल में दिए गए थे, टू द बेस्ट ऑफ माई रिकलेक्शन। अच्छा जी, चलें। ब्लेस्फेमी पे, जी ब्लेस्फेमी पे जो है एक हमारे बहुत ही बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं, जावेद गामदी साहब, जिनको हम्म। बहरहाल मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। पहले वो मलेशिया गए थे, तो अब वो अमेरिका में हैं और वहाँ पे उन्होंने बड़ा एक अच्छा इदारा कायम किया है। उन्होंने मेरा ख्याल 8-10 साल पहले ये कहा था कि
पाकिस्तान का जो ब्लेस्फेमी लॉ है वो कुरान के भी खिलाफ है, हदीस के भी खिलाफ है, फिका के भी खिलाफ है। तो हम्म बहरहाल टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज नोबडी हम्म चैलेंज्ड हिम, किसी भी मौलवी ने उनको चैलेंज नहीं दिया डिबेट का कि आप आए मेरे साथ डिबेट करें। लेकिन ये जो है एक ऐसी चीज है जिस पे पार्लियामेंट भी बात करने से घबराती है, जिस पे हम्म मीडिया भी बात करने से घबराता है। और हमारे एक मिनिस्टर ने, फेडरल मिनिस्टर थे, उन्होंने कह दिया था कि इस लॉ में अमेंडमेंट्स की जरूरत है, तो ही वाज गन डाउन इन ब्रॉड डे लाइट। अच्छा जी, थोड़ा सा मौजू को अगर चेंज करें, तो आपने काफी पाकिस्तानी लोगों के साथ इंटरेक्शन किया है, उनके साथ पैनलिस्ट के तौर पे भी आई हैं, बहुत सौ को इंटरव्यूज भी दिए हैं। तो आपका क्या इंप्रेशन है, और जो उनके मेन आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उनको आप कैसे देखती हैं, जिसको हम कहते हैं डोमिनेंट नैरेटिव? पाकिस्तान का जो डोमिनेंट नैरेटिव है उसमें क्या फॉल्ट्स एंड फ्लॉज नजर आते हैं आपको? देखिए, आपकी तरफ से जो लोग बैठते हैं ना, मतलब उनके पास आर्ग्यूमेंट्स कम होते हैं, रटी-रटाई जो लाइनें होती हैं, वो ज़्यादा होती हैं। 2 कैटेगरीज़ के आपके यहाँ से लोग बैठते हैं। कुछ तो चलें, एक दरमियान के भी कुछ लोग हैं, जो थोड़ा आर्ग्यू करते हैं, थोड़ा-सा पर्सपेक्टिव लेके आते हैं, नुआंस लेके आते हैं। या फिर आपकी तरफ से 2 तरह के लोग बैठते हैं, जो मतलब दोनों का ही जो मौक़िफ़ है, जो पहले दिन था, आज भी वही है। अगर कोई 2017-18 से एक ही बात कर रहा है, रिपीट कर रहा है उसको, तो आपको समझना पड़ेगा कि वो क्या करने बैठे हैं। क्या वो कोई एजेंडा चलाने बैठे हैं, या फिर कोई वो एक्चुअली चाहते हैं कि कोई दोनों तरफ़ों में कोई बातचीत हो, थोड़ा ऑनेस्टी के साथ अ, एक-दूसरे का पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश की जाए। तो मेरे तो जो एक्सपीरियंसेस रहे, मतलब एक होता है ना, डिस्कशन के बाद आप थोड़ा फुलफिल्ड फ़ील करते हैं कि चलें, आज कुछ नया सीखने को मिला, कुछ एक एनरिचिंग डिस्कोर्स था। तो बड़े डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंसेस रहे इन टर्म्स ऑफ कि कुछ ऐसे लोग मिलते हैं आपकी तरफ जो हमसे भी ज़्यादा हिंदुस्तानी हैं। हमें नहीं पता होता हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, उनको पता होता है ना? तो और वो इस तरह से हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनकी तारीफ़ों के पुल बाँधते हैं कि ऐसे लगता है कि यार इनको, मतलब अभी तक इंडियन सिटीज़नशिप कैसे नहीं मिली है ना? कि आपको हैरानी होने लगती है कि यार जब पता चलता है इन लोगों को वीज़ा भी नहीं मिला है, तो आपको लगता है यार इनको वीज़ा नहीं दिया। हम्म, तो फिर हो सकता है हुकूमत कुछ देख रही है जो हम नहीं देख रहे। फिर या दूसरी कैटेगरी है जिनको बैठना है और बस एक ही उनका वो निष्कर्ष, जो हिंदी में हम कहते हैं, उर्दू में यानी कि जो एंड एंड प्रोडक्ट आप समझ लें, आई एम नॉट गेटिंग द उर्दू वर्ड फॉर इट, हम्म, कि उनको पता है कि हमने ना जो वो एंड में कंक्लूजन निकालना है ना, वो यही आना चाहिए। अब उसको आपको वहाँ कैसे पहुँचना है, ये उसमें वो उसी स्ट्रगल में रहते हैं। बीच में 2-3 पंजाबी की जुगतें मार दी, हँस लिया, थोड़ा-सा मज़ाक कर लिया और एक ही बात को रिपीट करते रहे, डिफरेंट डायलेक्ट्स में, एक्सेंट्स में। मतलब कुछ क्वालिटी नहीं है। बट देन व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? मतलब आपके यहाँ पे ऐसे-ऐसे पीएचडी हैं कि अगर आप उनकी यूनिवर्सिटी से पूछें, तो वो कहते हैं हमारे यहाँ से तो ऐसा कोई शख्स गया ही नहीं पीएचडी करके। और कभी कहते हैं कि उनकी जो पीएचडी है वो टॉप सीक्रेट है, जो उनका थीसिस था। हम्म, तो फिर जब आप इस तरह से करते हैं ना कि किसी को उठा के उसको बैक रिकॉर्ड्स में कुछ क्रिएट करके कुछ बना दिया, तो फिर ऐसे ही होता है। ठीक है? तो मेरे एक्सपीरियंसेस कोई इतने अच्छे नहीं रहे। हिंदुस्तान में ऐसा होता है कि आप लोगों से बात करते हैं जिनके वेरिंग पर्सपेक्टिव्स होते हैं। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट हैं। इनफैक्ट मेरी उन लोगों में थोड़ी ज़्यादा जमती है। शायद मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस खुद के रहे जम्मू कश्मीर में, वो ना होते तो शायद मैं पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पे भी कहीं और ही होती। ये तो हमारे जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको तो हम इग्नोर नहीं कर सकते ना, वरना हिंदुस्तान की किताबों में तो हम जो पढ़ते थे वो तो ऐसे था कि भाई सब चंगा है, सब अच्छा है, मुगल भी बड़े अच्छे थे, हमको बहुत फूलों के हार पहनाते थे और कुछ हमें बताया नहीं गया पार्टीशन क्यों हुई, क्या हुआ, जो जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तानियों को आके मारते हैं, हिंदूज को, सिखों को टारगेट करते हैं, क्यों करते हैं? देखिए हमारी स्टेट ने तो हमें कभी इस तरह से इंडोक्ट्रिनेट नहीं किया, ना ही हमारे माँ बाप ने हमें किया, उन्होंने भी हमें नहीं सिखाया कभी भी। ये तो हमने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा। बट बड़ी हैरानी होती है कि ऐसे-ऐसे स्कॉलर्स हैं आपके यहाँ जो 2018 में वो कह रहे थे, आज भी वो ये कह रहे हैं। उनका वज़न बढ़ गया है, उनकी उम्र बढ़ गई है, बट उनका जो इल्म है ना, उसमें कोई इज़ाफ़ा नहीं हो रहा है। तो ये तभी होता है जब आप सीखने की नीयत से बैठते ही नहीं हैं। जब आप इसी नीयत से बैठ रहे हैं कि भाई टाइम पास करना है, 4 वीडियो निकालने हैं। देखिए, तो पहले तो एक आदमी जो दिन में 5 वीडियो कर रहा है।
not to discriminate against the आदमीज, I am anyway known as a man hater in India in certain circles. मतलब कोई भी जो दिन में 5 वीडियो बना रहा है शकील जी, वो क्या आपको क्वालिटी देगा? हमको तो एक आर्टिकल लिखना होता है तो 15 दिन लग जाते हैं, 8 दिन लिखने में लगते हैं, फिर 8 दिन मेरे जैसे लोग तो उसमें नुक्ताचीनी में लगा देते हैं, अरे इधर कॉमा कम तो नहीं हो गया, उधर फुल स्टॉप तो नहीं लग गया, यहाँ सेमीकोलन लगना था, ये ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से सही नहीं है। और आपके यहाँ पे लोग भाई दिन में 5 वीडियो चर्न आउट कर देते हैं, कैसे कर देते हैं खुदा ही जानता है। तो मतलब उन्होंने इसको ना एक, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, मतलब धंधे के तौर पे बना लिया है। ऐसे नहीं लगता कि कोई नियत है, कोई मंशा है कुछ अच्छा करने की या डिस्कोर्स में कोई चेंज लाने की। मतलब रटी रटाई बातें हैं जो उधर से डीजे आईएसपीआर भेजता है अपना गाना वाना बजा के, वही आगे कर देते हैं। तो क्या ही बात करेंगे। अच्छा, आपने ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि पीएचडी का थीसिस जो है वो सीक्रेट है। ये जी जी क्या बात हुई? पीएचडी का थीसिस किसका सीक्रेट है? पीएचडी जी, थीसिस आपके यहाँ एक डॉक्टर थीसिस हैं। जी, जी जी, आपके यहाँ एक पीएचडी डॉक्टर का जो हैं। पीएचडी का जो थीसिस है वो तो एक जी, पब्लिक डॉक्यूमेंट होती है, नहीं नहीं, और वो बहुत उनका सारे टॉप लोग तो सीक्रेट है। और बहुत से लोग तो उसको बुक फॉर्म में पब्लिश भी कर देते हैं ताकि लोग फायदा उठाएं। कुछ ना कुछ बिल्कुल। एडवांसमेंट होती है, कुछ यू ब्रेक हम्म, न्यू ग्राउंड एंड वट एवर। बिल्कुल। नहीं नहीं, वो देखिए नॉर्मल ममालिक में तो यही होता है, लोग जो अपना पीएचडी थीसिस होता है उसको पब्लिक किया जाता है, दैट्स फॉर पब्लिक कंजम्पशन, कि कोई देखना चाहे देख सकता है। पर आपके यहाँ कुछ ऐसे ऐसे पीएचडी है जिनका पब्लिक नहीं था, तो कुछ लोगों ने उनकी यूनिवर्सिटी को रीच आउट किया और वहां से पता चला कि भाई उनका जो वो थीसिस है ना वो टॉप सीक्रेट है, उसको शाया नहीं किया जा सकता कहीं पे। तो शायद उनकी यूनिवर्सिटी को या तो लगा होगा कि भाई इन्होंने पता नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं जो लोगों को दिखाया जा सके, या फिर कुछ होगा ही नहीं, आई डोंट नो क्या है। बट मतलब ये कौन सी पीएचडी है यार जो रातों रात हो जाती है, ना उसके पीछे का कोई बैकग्राउंड है ना आगे का कोई बैकग्राउंड। और इस तरह के लोग दूसरों को बैठ के भैया सर्टिफिकेट देते हैं। हमारे जैसे से बात करें ना एक बार, वो उनको पता चले वो कितने पानी में है। वो ऐसे लोगों को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं जो कन्फ्रंटेशनल नहीं है, उनको जवाब नहीं देना चाहते, जरूरत नहीं समझते। वो उनको बैठ के कहते हैं आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो, आप मेरी क्लास में आओ, मैं आपको सिखाऊंगा। अरे भाई तू खुद तो, तूने कुछ सीखा नहीं 8 साल में, तू खुद तो सीख के आ पहले। जो तू पहले दिन बोल रहा था आज भी तू, ऐसा कौन सा इंसान होता है जिसको 8 साल 9 साल में उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा है। आप मुख्तलिफ लोगों से बात करते हैं, बहुत सारी चीजें आप अनलर्न करते हैं। I am not the same person as I was like even 3 years ago. How can someone be in the same state of mind for like good bloody 7 years, 8 years? I've been seeing these people for 8 years. I was one of those people जिन्होंने शुरू में इनके चैनल चमकाए हैं। इनको जानता कौन था? इन्होंने हमें इंडियन टीवी पे ढूंढा और हमें रीच आउट किया एक एक करके, आप आ जाएं जी, गौरव आ जाए, मतलब हमें बुला बुला के इनको लोग जानने लगे। और आज ये एक दूसरे को बैठ के, इनमें से एक है कोई, वो दूसरों को बैठ बैठ के यार बेइज्जत करते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि आप दूसरे से ज्यादा जानते हैं तो शायद आप कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि जो जो लोग जानते हैं वो दूसरों को नहीं बेइज्जत करते। अभी मैं एक वेबिनार अटेंड करके आई, उसमें छोटे छोटे बच्चे थे। अच्छा, कहीं कहीं उनकी बातें मुझे बड़ी अजीब लगी कि यार ये कहाँ से सीख रहे हैं ये सब, मतलब इनको तो कुछ समझ ही नहीं है। ये यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं, पर शायद मेन स्ट्रीम मीडिया से सीख रहे हैं। बट आप किसी को एक कॉन्डिसेंडिंग टोन में नहीं सिखा सकते, आपको प्यार से ही बताना पड़ता है, बिकॉज आपको सोचना पड़ता है कि जब आप उनकी उम्र में थे आप क्या जानते थे। आप भी तो वक्त के साथ कुछ चीजें आपको वक्त ही सिखाता है, आप वो किताबों से नहीं सीख सकते। बट ठीक है, कुछ लोग आए हैं इस दुनिया में दूसरों की चाकरी करने और स्टेट का नैरेटिव बढ़ाने, वो बेनिफिशियरी हैं सिस्टम के, तो वो कर सकते हैं जो वो कर रहे हैं। बट उनको ये पता होना चाहिए कि वो वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, उनको जो ये खुश फहमियां गलत फहमियां है अपने आप को लेके, वो नहीं होनी चाहिए बस। अच्छा, अभी आप कह रही हैं कि आप एक वेबिनार से आ रही हैं और वो जो बच्चे थे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, उनके कुछ अजीबो गरीब ख्यालात थे क्या? कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दैट? मतलब मुझे ऐसा लगा कि बड़ा उनका एक सिंप्लीफाइड व्यू था चीजों को लेके ना, जैसे पीओजे के पे बात हुई हमारी। मतलब देखिए हमारी तो जो यंगर जनरेशन है, हम तो उनको ऐसे समझते हैं हमारे छोटे भाई बहन है यार, दे शुड बी रूटेड इन रियलिटी, जो है इनको यही पता होना चाहिए। ऐसे लगा कि जैसे ये बच्चे बस मेन स्ट्रीम मीडिया में जो सुन रहे हैं बस मतलब उसी को सच मान रहे हैं। ऐसा तो होता नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया में तो आपको सब सच तो बताया नहीं जाता है ना, उसमें बहुत सारा एक कॉम्पोनेंट पॉलिटिकल होता है।
और आपको तो पता ही है हमारे जो सब कॉन्टिनेंट है इसमें क्या हाल है। आपके यहाँ तो खैर सारा ही फौजी मीडिया है, वो हमें हमारे कहते रहते हैं इंडिया में गोदी मीडिया है। खुद तो वो सारे बैठे हुए हैं फौज की गोद में, तो वो भी तो फौजी मीडिया है। बट हमारे यहाँ आज भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने हुकूमत को मतलब नाको चने चबवाए हुए हैं। वो एक बात हुकूमत के बारे में सही नहीं करते। देखिए ऐसा तो नहीं हो सकता ना, कोई भी हुकूमत है वो कुछ तो अच्छा भी कर रही होगी ना। तो जब आप सिर्फ बैशिंग करते रहते हैं, या फिर जो हमारे यहाँ एक वर्ड यूज करते थे, जो मैं हिंदी मीडिया करती थी तो बड़ा कहते थे चाटुकारिता, मतलब किसी का बिल्कुल चाटना, उसकी यू नो फ्लैटर करते रहना, या मतलब फिर भी ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ पे जो सवाल भी करते हैं, मतलब कई बार अनरीजनेबली करते हैं। लगता है कि भाई आपको कभी कुछ अच्छा भी क्यों नहीं दिखता है, बट फिर भी ऐसे लोग हैं। आप देखें ना, इतना बड़ा मतलब प्रोटेस्ट हो गया हमारी कैपिटल में, एक जान गई, एक भी जान नहीं गई। क्या आप नहीं मानते ये बात काबिले तारीफ है? ठीक है, एक्सेसेस हुए होंगे, पुलिस वालों ने बच्चों को लाठियां मारी, जवाबदेही होगी सबकी। जिन्होंने पुलिस को मारा उनकी भी जवाबदेही होगी, जिन पुलिस वालों ने एक्सेसेस किए कई तो सस्पेंड हो गए, कईयों को वैसे भी भेज दिया गया अभी के लिए कि इंक्वायरी होगी फिर आइएगा। तो एक सिस्टम है ना, इंस्टीट्यूशंस हैं। आज एक्सेसेस हो भी गए हैं, कल जो है उनको उसकी जवाबदेही देनी पड़ेगी। पाकिस्तान में क्या है, इतने लोग मर गए पीओजेके में, आधों की तो बॉडीज नहीं मिल रही हैं। मीडिया की आपने बात की, तो पाकिस्तान में ये बहुत कहा जाता है कि जी पिछले साल जब जंग हुई तो उसमें बहुत सारे जो मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट हैं इंडिया के, उन्होंने अजीबोगरीब क्लेम्स किए कि लाहौर की बंदरगाह पे कब्जा हो गया, ये हो गया। उसको कैसे देखते हैं आप? वो कौन से जर्नलिस्ट थे जिन्होंने इतनी सनसनी फैलाई थी? देखिए हम तो बड़े बिजी थे, हमें तो पता नहीं हमारा मीडिया क्या कर रहा था भाई। मैं तो ओसेंट स्पेस में, हम तो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस पे भी काम करते हैं, एंड आई वाज वेरी एक्टिव। तो नूर खान बेस की जो स्टोरी थी वो सबसे पहले मैंने इंडिया में ब्रेक की थी कि नूर खान बेस हैज बीन हिट। तो मुझे नहीं पता मेन स्ट्रीम मीडिया में क्या हो रहा है, बट बाद में मैंने क्लिप्स देखी। उस टाइम तो मैं नहीं देख रही थी, मैं वैसे भी नहीं देखती हूँ। मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया में कुछ होता नहीं है शकील, आपको भी पता है। हम्म। उसमें सिर्फ वो एक रेटरिक होता है और बहुत ही ऊपर ऊपर की बातें होती हैं, और थोड़ा सा भी अगर आप एकेडमिया में घुस गए हो ना तो फिर आपको मजा नहीं आता उन सब बातों में। आपको लगता है यार ये वक्त का जिया हो रहा है, यहाँ पे कुछ कुछ सीख नहीं रहे आप ना। मतलब आप जब आई थी टीवी, जब मैं करने लगी थी, आई वॉज इन माई ट्वेंटीज, है ना। तो तब आपको होता है कि हाँ हम टीवी पे आएंगे, बड़े बड़े लोगों से बात होगी, हम कुछ सीखेंगे, तब आपके अंदर क्यूरोसिटी होती है, आपको चीजों की इतनी समझ भी नहीं होती। अब तो आई कैन नॉट टॉलरेट दैट डिस्कोर्स एट ऑल। बाद में मैंने वीडियोस देखी, तो अगर हमारे यहाँ ऐसे थे ना जिन्होंने ये कहा कि लाहौर की बंदरगाह, तो माफ कीजिएगा आपके यहाँ ऐसे बहुत थे जिन्होंने कहा हमने लखनऊ की बंदरगाह जो है वो कर ली है, पठानकोट तो बिल्कुल उड़ गया है। और क्या क्या बातें नहीं की, वसीम बदामी ने इतने झूठ बोले। आपके ऐसे ऐसे जर्नलिस्ट जो थोड़ा सा, जिनको अदरवाइज थोड़ा सा लोग, जिनकी आज भी थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी, कितने झूठ बोले उन्होंने। नादिया खान, ये जो इसकी फैजल राव की जो हिलिया है, ये इसका इसके जो वालिद हैं वो भी फौज में थे। ये जो टीवी प्रेजेंटर है नादिया खान, जो मॉर्निंग शोज करती थी, क्या क्या बातें हाँ। नहीं की उसने। वहां पे खड़े होके बोल रही है मोदी के पता नहीं पजामे में बम फट गया, और पता नहीं। आपका तो इतना घटिया किस्म का डिस्कोर्स था। रजौरी, जहां से मैं हूं, वहां पे जी हमने क्या किया, एयरबेस उड़ा दिया है भाई। हम तो वहीं पैदा हुए, हमारे तो आज भी एक्सटेंडेड फैमिली रह रही है, हमने तो देखा नहीं कौन सा एयरबेस था हमारे यहाँ पे। तो इमेजिनरी इन चीजों की बातें अगर हम करने लगे ना, तो आपके यहाँ पे भी उसकी कोई कमी नहीं थी। बट फिर भी मैं अपने वालों की ही तनकीद करूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हमारे यहाँ भी ऐसे जो करो। आपके यहाँ तो क्या क्या नहीं होता है। लोग इतना बोलते हैं अर्नब गोस्वामी के ऊपर। आई एम नॉट अ फैन ऑफ हिम। इनफैक्ट मैंने जब लास्ट जो शो किया था टीवी पे, उन्हीं के शो पे किया था, उसके बाद मैंने टीवी छोड़ दिया। मतलब मेरे से वो डिस्कोर्स ही बर्दाश्त नहीं हुआ। वो ये एक्टर की डेथ हो गई थी सुशांत सिंह राजपूत की, इतना टॉक्सिक डिस्कोर्स था कि उसके बाद मैंने इंडियन टीवी छोड़ दिया। मैंने कहा भैया मुझे मत बुलाओ, सॉरी, मुझे नहीं आना। आई एम नॉट अ फैन ऑफ द गाय, बट लुक एट व्हाट इज हैपनिंग ऑन योर टीवी। आपका मेन एक्टर ये नुमान इजाज, ये एक टीवी शो करता था, वो बातचीत का क्या नाम उसका मुझे याद नहीं आ रहा, सेलिब्रिटीज को मजाक, बुलाना, मजाकरात। मजाकरात, सेलिब्रिटीज को बुलाना। उसमें क्या क्या जोक नहीं होते थे। हमारी देवी हैं माँ काली, उनके लिए वो बोल रहा है काली माता, और क्या क्या जोक्स चल रहे हैं। आपका मुबशर लुकमन, उसकी लुकमान। भांजी भतीजी वो आयमा बेग, अपने घर में झांक के देखे ना। हम तो नहीं चाहते कि हम किसी की भी लड़की के अगेंस्ट कोई डॉग विसल करें।
अपने बच्चों की चॉइसेस देखें ना, अब अपने घर में झांके ना, दूसरों के बच्चों को आप जाहिल गवार बना रहे हैं। वो टीवी पे बैठ के बोल रहा है जब हम हिंदुस्तान फतह कर लेंगे तो जो बॉलीवुड की कौन कौन सी एक्ट्रेस है जिसको मैं एज अ लॉन्डी लूंगा। ये आपके मेन स्ट्रीम एंकर्स का डिस्कोर्स है। अब कुछ पाकिस्तानी बोलेंगे कि भाई मुबशर लुकमान तो कोई हमारा कोई ऐसा वो नहीं है, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। तो फिर आपको किसने बता दिया कि अर्नब गोस्वामी ही सब कुछ चला रहे हैं इंडिया में? आपको क्या पता कि उनको किस तरह की ऑडियंस देख रही है? बट आप फिर भी मुझे एक एग्जांपल बताएं जहां अर्नब गोस्वामी ने कोई इस तरह की बात की हो पूरी कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए, या फिर कोई ऐसी फिगर जो मुसलमानों के लिए रिवियर्ड है उनके बारे में कोई ऐसी बात की हो। नहीं की होगी। इवन अर्नब गोस्वामी ने भी नहीं की होगी, मैं दावे से कह सकती हूँ, इवन दो आई एम लाइक वन ऑफ हिज क्रिटिक्स। यार आपके लोग मतलब समझ में नहीं आता है किस मुंह से बात करते हैं। ये जो आपके ये हैं कमर चीमा साहब, ये कितनी बार मैं नाम नहीं लेना चाह रही थी उनका, पर क्योंकि उनको फिर कुछ ऐसे लगने लगता है कि मैं बहुत कोई पता नहीं आला काम कर रहा हूँ कि लोग जो है मेरी एग्जाम्पल ले रहे हैं, मैं एक नेगेटिव सेंस में ही ले रही हूँ। मतलब ये बैठ बैठ के पूछते रहते हैं हिंदुस्तान में मुसलमानों का देखें क्या हो रहा है। अरे आपके यहाँ क्या हो रहा है? आप तो खुद मुसलमान हैं। 100 बंदा आपने मार दिया पीओजेके में। क्या मांग रहे हैं वो? यही कह रहे हैं ना हमारे यहाँ से बिजली निकाल रहे हो, इतनी सस्ती निकाल रहे हो, हमको महंगी क्यों बेच रहे हो? हमें हॉस्पिटल दो, हमें स्कूल्स दो, क्या गलत क्या मांग रहे हैं तुमसे? ये तो नहीं कह रहे हम रियासत के खिलाफ जिहाद करेंगे। हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे मास्टर पीसेस बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहना ऐसा है जैसे कि पानी के बिना मछली कैसे रहेगी, क्योंकि हिंदुस्तान एक शरई रियासत नहीं है। हम तो ऐसे ऐसे मास्टर पीसेस के साथ भी पॉलिटिकल तरीके से डील कर लेते हैं जिनके साथ आप रीजन ही नहीं कर सकते। अगर आप मुझे पूछेंगे इस माइंडसेट के साथ रीजनिंग नहीं की जा सकती। यू हैव टू यू हैव टू पुट दीज पीपल बिहाइंड बार्स ताकि वो और लोगों का जहन खराब ना करें। बट फिर भी हमारी रियासत ऐसे लोगों के साथ एंगेज करती रही है। और बताएं टैक्स पेयर्स के पैसे पे इन लोगों के फ्री इलाज होते रहे हैं। जहाजों में इनको उठा उठा के हिंदुस्तान की रियासत लेके जाती रही है। गिलानी टाइप के जो लोग थे ये बैठ के पूछते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। तुम्हारे मुंह में दही जम जाती है जब तुम्हारे मुल्क में ये सब होता है। एक शो तुमने नहीं किया पीओजे के ऊपर। पूरा दिन कश्मीरियों के नाम पे रोटियां सेकते हो। आज तुम्हारा डिफेंस मिनिस्टर कहता है जी ये तो कश्मीरी भी नहीं है। मतलब ये किस तरह की रियासत है जहां का डीजी आईएसपीआर मिलिट्री का स्पोक्स पर्सन बैठ के कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कह रहा है कि ये जो अफगान है ये काफिरों के साथ जाके मिल गए हैं। तो ये मतलब आपका वर्ल्ड व्यू जो है वो कि 21st सेंचुरी में आप बैठ के इस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी को आप काफिर कह रहे हैं, किसी को आप मोमिन कह रहे हैं। क्या ये वक्त है इस तरह की बातें करने का? और अल्लाह ताला ने तो बड़ा क्लियरली इस पे बड़ी वाज़ेह वज़ाहत और के साथ मुसलमानों को क्लैरिटी दी हुई। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 28 पढ़िए, क्या कहती है कि ऐ मोमिनो, ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम प्रॉब्लम, देन यू आर नॉट विद अमंग्स्ट द मुस्लिम्स। तो ये तो काफिरों को दोस्त नहीं, ये तो अपना उससे बढ़ के डीएनए बना रहा है। लोगों को उनके क्रेडेंशियल से, उनकी जो इखलाक होता है उससे उनको जज करें। ये क्या बात हुई? किसी को आपने काफिर बना दिया तो फिर आपके यहाँ तो मोमिन भी कोई नहीं है। मोमिन को सबसे पहले तो बेईमानी नहीं करनी चाहिए। आपकी तो लोग ऐसे हैं कि जनाजों से फोन चुरा के भाग जाते हैं। आपको याद है ये जुनेद, ये जो सिंगर थे जो बाद में वो उन्होंने छोड़ दिया सब, क्या नाम था उनका? जुनेद जमशेद। बड़े अच्छे सिंगर थे वो जी। आपको पता है उनके जनाजे पे 50 से 60 फोन चुराए गए थे, बहुत न्यूज बनी थी। लोग फोन चुरा के भाग गए। तो फिर आप में से कितने मोमिन हैं? आप में से कितने लोग हैं जो ग्रेटर जिहाद कर रहे हैं, अपने 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 से लड़ रहे हैं? वो तो सब पीछे पड़े हमारे। कल परसों आपके यहाँ एक एक्टिविस्ट है, उनसे मेरी बात हो रही थी। पीओजेके से उनका ताल्लुक है। अभी तो जाहिर बात है पीओजेके में वो नहीं है, वहां तो कनेक्शंस ही नहीं है कि बात करें। और मैंने वो मुझसे कहने लगे कि मतलब हमारे साथ बड़ा बुरा कर रहा है पाकिस्तान, हमने इतना कुछ किया पाकिस्तान की रियासत के लिए। जब मैंने उनसे पूछा कि भाई जब हम बच्चे थे 2002 से 3-4 के बीच में, शकील ऐसा टाइम आ चुका था हमारे यहाँ, हमें पता नहीं होता था कि हम स्कूल से घर आ सकते हैं कि नहीं, जहां हिंदू बच्चा, सिख बच्चा, बूढ़ा
किसी को देखते थे ग्रेनेड मार देते थे, टारगेट किलिंग। और बाद में पता चलता था कौन है, उधर से जी लड़का आया, मुजाहिद आया, ये आप लोगों का सो कॉल्ड मुजाहिद है, वो आया है। और जब मैंने इन जनाब से जब मेरी बात हो रही थी तो मैंने कहा कि आपने खुद यही फसल बोई है, तो आप क्या काटोगे? आपने तो नफरतें ही बांटी। हम तो आपकी रियासत के लोग थे, हम आपका हिस्सा थे। जस्ट बिकॉज हमारा मजहब अलग है, एथनिसिटी तो नहीं चेंज आप कर सकते ना। तो उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया कि नहीं, हमारे बच्चों को बोलते थे कि अगर कल को ये क्या कहते हैं, प्लेबिसाइड करना है तो वहां से नॉन मुस्लिम्स को तो भगाना है। जब तक ये भागेंगे नहीं, इनको अगर आप जाके 100 लोगों की टारगेट किलिंग नहीं करेंगे, भागेंगे नहीं, तो हम प्लेबिसाइड कैसे कराएंगे? तो इसलिए हमारे बच्चे जाते थे। वो मान रहे हैं कि हाँ जी, ये 2001 से 3-4 के बीच में मेरे खुद के भी बड़े दोस्त गए। तो मैंने बोला चले, आपके ही किसी दोस्त ने मेरे किसी दोस्त का फिर खून बहाया है। कभी सोचा नहीं था कि ऐसे किसी इंसान से कभी मौका आएगा, बात होगी। बट ये हमारे स्कूल मेट्स थे, हमारे क्लासमेट्स थे, उनकी दुकानों पे बम लगाए गए जस्ट बिकॉज वो हिंदू थे, सिख थे। पूरी पूरी फैमिलीज तबाह हो गई, अपरूट हो गई। किसी का बाप मर गया, किसी की माँ मर गई। ससुराल वालों ने निकाल दिया बाद में बहू को कि भाई तुम्हारा शौहर तो मर गया, लास्ट में अपने बच्चे उठाओ। मतलब पूरी पूरी फैमिलीज अपरूट हो गई। ये जो दहशतगर्द होते हैं, ये 1 मिनट के लिए सोचते हैं कभी कि इनके ये जो बकवास से एजेंडाज हैं, माइंडलेस से एजेंडाज, इससे लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या कोई मीडिया का ऐसा इदारा कायम हो सकता है या इंडिविजुअल्स ऐसा हो सकता है कि भाई मीडिया रिस्पॉन्सिबल तरीके से रिपोर्टिंग करे, इंडियन मीडिया पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तानी मीडिया इंडिया के बारे में। मतलब 10 जर्नलिस्ट अगर इंडिया से हों, 10 पाकिस्तान से हों, इस तरह की एक कमेटी बन जाए, फॉर्मल या इनफॉर्मल, तो विल दैट बी ए गुड आइडिया? देखिए, उसके लिए पहले बेसिक्स दुरुस्त होने चाहिए। बहुत सारे आप जैसे लोग भी होंगे, आपके ग्रुप में भी होंगे, जो मुझे भी बोलेंगे मैं बहुत हॉकिश हूँ, बोलते ही होंगे। मैं अपने आप को रियलिस्ट समझती हूँ। मुझे नहीं लगता एक लेटर लिखने से कोई फायदा होता है जब आपकी फौज का सिटिंग मिलिट्री स्पोक्स पर्सन हमें खुले में काफिर कह रहा है। आपका आर्मी चीफ कह रहा है इनके साथ लड़ाई करने के लिए तैयार रहो। अपने बच्चों को कौन ये सिखाता है यार? कश्मीरी पंडितों की पूरी पॉपुलेशन निकाल दी, फिर भी उन्होंने अपने बच्चों को ये नहीं सिखाया। अब जाके उनको फिल्मों से पता चल रहा है। हम पैदा हुए तो हमें पता चला कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया। हम बड़े हुए तो हमारे पे ही, मतलब हमारे आगे पीछे ही बम चलने लग गए। हम तो शुरू से यही देख रहे हैं। हमें अगर आप कोई वो बोल रहा है कि भाई हमसे ज्यादा कौन अमन चाहेगा, क्योंकि हम तो लाइन ऑफ फायर में है ना। हम जम्मू कश्मीर के लोग हैं, हमारी जो फैमिलीज हैं वो आज भी बॉर्डर के पास रहती हैं। हम तो रियल कॉस्ट पे कर रहे हैं, तो हमें तो सबसे ज्यादा फायदा है। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में अमन हो जाता है, सबसे ज्यादा फायदा किसको है? हमारी टाउन्स थी, हमारे घर थे, जिनके ऊपर आर्टिलरी शेलिंग हुई। जब ये ऑपरेशन सिंदूर का फर्स्ट फेज हुआ, क्या पाकिस्तान ने लोगों को नहीं मारा? उसी रात को रजौरी पुंछ में इतनी आर्टिलरी, हेवी आर्टिलरी शेलिंग हुई है आपकी तरफ से। शहरों के बीच में लोगों के, मतलब घरों के ऊपर शेल्स लगे हैं। और ज्यादातर आपकी फौज ने मुसलमान मारे हैं हमारे यहाँ पे, क्योंकि पुंछ रजौरी जहां पे वो आर्टिलरी शेलिंग कर रहे थे, जो उनकी रेंज में आ रहा था, हवा में वो कुछ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि डिफेंस सिस्टम्स लगे हुए थे। वो ग्राउंड पे ही कर रहे थे जो कर रहे थे, और वो उनकी रेंज में जो इलाके आ रहे थे वो सारे मुसलमान अक्सरियत इलाके हैं। शुरू की 3-4 दिन उन्होंने इतनी तबाही की है, मतलब हमारे, मतलब बालकनीज के पास आके शेल लगे हैं। तो हमसे ज्यादा किसको अमन की जरूरत है? कोई जो विदेश में बैठा है, जिसकी कोई कॉस्ट नहीं है, वो हमें सर्टिफिकेट ना दे। हमें अमन की बहुत जरूरत है। हम भी चाहते हैं सब कुछ अच्छा हो जाए ताकि हमारी लाइफ नॉर्मल हो ना। हम आज भी इन चीजों पे लड़ रहे हैं कि भाई हमें बंकर बना के दो, वो पाकिस्तान से गोलाबारी होती है, हमारे घर खराब हो जाते हैं। हम ये चीजें क्यों मांगे? हम अपनी हुकूमत से ये बोले ना कि भाई हमें ऐसी डेवलपमेंट करके दो जैसे दिल्ली में है। हमारे इलाकों को भी आप और से ज्यादा वो करें। हमें क्या जरूरत है कि हम बेसिक चीजों में अटके रहें? हमारी भी कुछ एस्पिरेशंस है। हमारे इलाके के जो बच्चे हैं वो भी कुछ करना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं। पिछड़े इलाके हैं हमारे। मैं तो बिल्कुल, जो असल में जो दलित होते हैं वो तो हम हैं। हम तो बिल्कुल, मतलब बॉर्डर के इलाकों से आते हैं। हमने तो इतनी मुश्किलें देखी हैं। हम तो पढ़ने भी चाहते थे तो गोलियां चलती थी, फिर भी हम पढ़ गए। तो ये सब करने का शकील जी तभी फायदा है जब जो हमारे जो हुक्मरान तबका है ना, उसको भी ये चीज समझनी पड़ेगी। आप जैसे लोग, कोई बाहर बैठा है, कोई इधर बैठा है, उसके क्या होगा? फिर लोग इनको ऐसे समझते हैं कि यार ये दे आर डूइंग थिंग्स फॉर द हेक ऑफ इट। अगर कोई चैनल्स भी बना दिए जाएंगे, तो जब
जो हुक्मरान है उससे इस तरह की जब आप बातें आएंगी, जब हमारे यहाँ लोग सुनेंगे कि यार डीजी आईएसपीआर कह रहे हैं कि तुमने काफिरों से दोस्ती कर ली, ये तो गंदे लोग हैं, ये तो हमारी किताब नहीं सिखाती, वो कहती कभी भी मोमिन को छोड़ के काफिर से दोस्ती मत करो। तुम काहे के मोमिन हो, तुम उनके जाके स्ट्राइक करते हो, उनके बच्चे मार देते हो। देखिए आजकल के जमाने में नेशन स्टेट्स होती हैं, हर स्टेट अपना इंटरेस्ट देखती है। तालिबान जब आए थे तब उनको सबको पता है कि पाकिस्तान उनको उनके लिए क्या क्या एक्सक्यूजेस देता था, सबसे ज्यादा अपॉलॉजी आपकी तरफ से ही आता था, है ना। आपने ही दुनिया को बताया, आपसे मेरी मुराद है कि रियासत पाकिस्तान ने दुनिया को बताया ये बदल गए हैं, तालिबान 2.0 हैं। भाई हमारे तो लिए तो वो मजबूरी है, अब आ गए, हम क्या करें, मुंह चढ़ा के बैठे रहे? हम क्या बोले हम आपसे बात नहीं करेंगे? अगर वो हमसे दोस्ती करना चाहते हैं तो भाई हमें तो कोई मसला ही नहीं है ना, हमें तो आपसे भी मसला नहीं है। अगर आपके लीडर उठ के, कल आसिम मुनीर उठ के कह देते हैं जी जो डीजी आईएसपीआर ने कहा है, मैं इस बात को नहीं मानता, ये गलत बयानी उन्होंने की है, इस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, सब लोग बराबर है, तो बात ही खत्म हो जाती है ना। यहां से तो कोई है ही नहीं ऐसा जो बोलेगा कि नहीं हम इस चीज को वेलकम नहीं करते। लोग आपके जैसे चुनिंदा लोग कुछ करें, हमारे यहाँ से कुछ लोग कुछ करें, उसका कोई मतलब नहीं है, जब आपकी हुकूमत जो है वो बिल्कुल भी मतलब किसी तरह से भी दे आर नॉट ओपन एट ऑल। और अगर आप वो ये चाह रहे हैं कि थाली लेके हम उनके पास आए और कहें कि प्लीज आइए हमारे साथ तजारत भी करिए, तो ऐसे नहीं होता है। तजारत पाकिस्तान ने बंद की थी, सारे जो मैक्सिमलिस्ट मेजर्स हैं वो पाकिस्तान की तरफ से लिए गए थे। आज तो दबे लफ्जों में मैसेजेस भेजे जाते हैं कि भाई स्टेटस को जो है रिस्टोर कर देते हैं। यहाँ तक पता चला कि आपके फॉरेन ऑफिस से इस तरह की बातें आती हैं कि जो पहले था वो हो जाए बस, ठीक है। तो पहल करें ना, ऑफिशियली पहल करें, हैव द करेज टू देन डील विद द पॉलिटिकल ब्लोबैक। क्योंकि नफरतें तो ऐसे ही कम होंगी जब आपने लोगों को हाई हॉर्सेस पे बिठाया हुआ है, उनको आप पूरा दिन हाई डोज ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन दे रहे हैं। एंड आई एम सेइंग दिस फॉर बोथ द साइड्स, ठीक है, नॉट जस्ट पाकिस्तान। अब तो हमारे यहाँ पे भी मतलब है ऐसा, बट मैं अपने लोगों को दोष इसलिए नहीं दे सकती क्योंकि पाकिस्तान ने मौके बहुत दिए ना। आप लोग तो प्लेटर पे रख के मौका देते हो, क्यों ना कोई आप पाकिस्तान से दुश्मनी नफरत करे जब आपके मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि ये जी काफिर है। तो हमें क्या जरूरत पड़ी आपसे प्यार करने की? हम पागल है क्या कि आप हमें थप्पड़ मार के जाए और हम अपना दूसरा अगाल भी आगे कर दें? हम सबका कोई सरनेम गांधी नहीं है। अच्छा, आपने वो लेटर की बात की, आई थिंक यू आर रेफरिंग टू ओपी शाह लेटर, जिसपे 100 से ज्यादा इंडियंस और पाकिस्तानीज ने साइन किए थे। तो हाउ डू यू लुक एट दैट लेटर? अच्छा इनिशिएटिव है, बट दैट्स अबाउट इट। देखिए ना उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू क्या क्या है, उसको किसने पढ़ा? लोगों ने पढ़ा और उन्होंने मजाक उड़ाया, उन्होंने बोला ये जो लोग हैं जिन्होंने ये लिखा है दे आर नॉट इन टच विद रियलिटी। आप भी शकील, आप तो इस्लामाबाद में बैठे हैं ना। सबसे ज्यादा अमन की जरूरत हमें है जो हम रजौरी पुंछ के रहने वाले हैं, या फिर वो लोग जो पीओजेके में बैठे हैं, क्योंकि हम बिल्कुल लाइन ऑफ फायर में है जी। हमारे घर आएंगे लाइन ऑफ फायर में। अगर हम आप लोग को सीरियसली नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि हमें लग रहा है यार ये क्या हवा में तीर छोड़ रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, सिर्फ मतलब आपको क्या ब्राउनी पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं कि जी हम पीस एक्टिविस्ट हैं, हमने तो अमन की बात की है। ऐसे नहीं होता ना। अच्छी कोशिश थी, बट आई थिंक हर कोशिश भी जो है ना इट शुड बी रूटेड इन रियलिटी। उसका आगे से उसका नतीजा क्या निकलेगा? फिर उसमें लेटर में कुछ चीजें थी जैसे दोनों तरफ के जो लेजिटिमेट कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जाए, उस पे हिंदुस्तान में लोगों को बड़ी उससे मसला हुआ कि जी ये तो इक्वल फुटिंग पे आप ले आए। एक रियासत ऐसी है जहां पे जो आपके ये सियासी नुमाइंदगी जो लोग करते रहे हैं, जैसे परवेज मुशर्रफ हो गए, मतलब फौज में थे, बाद में सियासत में भी आ गए, फिर वो बाद में जाके वजीर भी बन गए। मतलब ये लोग खुले में कहते रहे हैं कि ये हमारे हीरो हैं, हाफिज सईद और ये मौलाना मसूद अजहर और ये सब खुले में कहते रहे ना। हमने तो कभी इस तरह की बातें नहीं की। अब हम सीखने लग गए पाकिस्तानियों से, क्योंकि वो हमारे यहाँ जो दहशतगर्द आते हैं उनको कहते हैं कि फ्रीडम फाइटर, तो फिर हम भी अब जो वहां पे मारते हैं बलूचिस्तान में हम उनको मिलिटेंट ही कहते हैं।
फिर भी हमारा इतना इतना हमारा हम कम ज़र्फ नहीं है कि हम उनको बोले फ्रीडम फाइटर, हम भी मिलिटेंट बोलते हैं, इंसर्जेंट बोलते हैं। बट आपके तो मतलब शर्म लिहाज ही नहीं है। अब इतने लोग मर गए पहलगाम में, आपके लीडर क्या कह रहे हैं जी, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। नजम सेठी जैसे लोग, हम लोग बड़े हुए हैं इन लोगों को आइडियलाइज करते हुए। आप मेरा पहला इंटरव्यू देखिएगा, आरजू काजमी को जो मैंने पहला इंटरव्यू दिया था, मैंने बाकायदा इन लोगों के नाम लिए। ये what a disappointment, what a fall from grace. I don't know if there was ever any grace or we didn't know better. Maybe we didn't know better because now when we talk to our elders, they say ये लोग ऐसे ही थे शुरू से। बच्चे तुम लोग इनके इंग्लिश कॉलम पढ़ते रहे हो ना, इनकी उर्दू की जो ये ड्राइंग रूम इनकी गुफ्तगू होती है ना, ये नजम सेठी टाइप जो है, ये सारे काफिर काफिर ही करते हैं। परवेज हुद भाई है, उनको हिंदुत्व ही नहीं छोड़ रहा, उनको हिंदुत्व बोलना भी नहीं आता, पर उनको छूट नहीं रहा है हिंदुत्व। अपने यहाँ भाई आपके क्या क्या हो रहा है उसको देखो, तुम्हारे यहाँ तो हर कोई हिंदुत्व है। और हम तो किसी को मारने मराने की बात नहीं कर रहे। अगर हिंदू अपनी आइडेंटिटी को रिक्लेम करना चाह रहा है, अपनी पोजीशन को रिक्लेम करना चाह रहा है एक ऐसी रियासत में जो बट गई इस्लाम के नाम पे, तो वो क्या गलत कर रहा है? We need to have honest conversations. Muslims cannot, keep their cake and have it too. ऐसे नहीं होता ना। What's good for the goose is good for the gander. Muslims have this intrinsic problem, inherent problem, that they have very different standards for themselves and very different standards for others. It doesn't work this way. Muslims need to understand कि universal principles है कुछ जो सब लोगों पे लगते हैं। आप कोई स्पेशल आसमान से उतर के नहीं आए। इफ एनीथिंग आपने मतलब मुसीबत ही दी है दुनिया को आके। थोड़ा सा अपनी गिरेबान में झांक के देखें। हिंदुस्तान को आपके लोग बैठ के मतलब यार थोड़ा खुदा का खौफ खाएं, अपने क्रेडेंशियल्स देखें यार। कोई आपका सूबा ऐसा नहीं है जो आपकी फेडरेशन से खुश है। इनको पड़ी हुई है मणिपुर में क्या हो रहा है और कहा, हमें नहीं आपसे कोई लेना देना, ना हमें आपकी कोई टेरिटरी चाहिए। हम कहते हैं आप भी आराम से रहो, हमें भी आराम से रहने दो। अगर तो अच्छे से रह सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, एक दूसरे से मिले आए जाए। नहीं रह सकते तो आप अपना आराम से रहो, इतनी सी बात है। थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ी खुलकर बातें की, और अगर कोई दोस्त अपोजिंग व्यू देना चाहें, दे आर वेलकम। थैंक यू अगेन। थैंक यू।